हम लोग आज कर रहे हैं रेगुलेशन 33 फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। तो उसके रेगुलेशन पढ़ने से पहले एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट का आउटकम क्या रहता है, आखिर में हम क्या सबमिट करते हैं, किसको हम फाइनेंशियल रिजल्ट बोलते हैं, वो एक कंपनी का देख रहे हैं हम लोग। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपने निकाला है, जरा एक बार पढ़ दो कि क्या सबमिट किया है। Hindustan Unilever, 19 January 2023, stock code BSC, NSC और उसका ISIN. Then the address of both the stock exchanges where the financial results will be submitted. Then dear sir, madam, subject outcome of the board meeting held on 19 January 2023. This is further to our letter dated 9 January 2023 intimating the date of board meeting for consideration of unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended 31st December 2022. Pursuant to Regulation 30 of the SEBI Listing Obligations and Disclosures Requirements Regulations 2015 Listing Regulations, we would like to inform you that the board today approved the unaudited standalone and consolidated financial results for quarter ended 31st December 2022. We attach herewith a copy of the approved unaudited standalone and consolidated financial results along with the limited review report of the auditors. A copy of the press release issued in this regard is also attached herewith. We are arranging to publish these results in the newspapers as per Regulation 47 of the listing regulations. यहाँ पे रुक जाओ। अभी इसमें 3 रेगुलेशन का रेफरेंस हो रहा है, रेगुलेशन 33, रेगुलेशन 47 और रेगुलेशन 30। तो रेगुलेशन 30 वो बोलता है कि जब भी कंपनी का बोर्ड रिजल्ट्स को अप्रूव करता है तो विद इन 30 मिनट्स उसको एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ता है। तो इसलिए इंटीमेशन जारी है रेगुलेशन 30 के परसेंट में। लेकिन उसमें जो रिजल्ट्स बने वो रिजल्ट बनते हैं रेगुलेशन 33 के हिसाब से। तो जो अनऑडिटेड स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड का मतलब है कि कंपनी की सब्सिडरी भी है, तो कंपनी अपने रिजल्ट और सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेट किए हुए रिजल्ट दोनों दे रही है। फिर इसमें अगला आ रहा है लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। अब रिजल्ट 2 टाइप से ऑडिट होते हैं, एक प्रॉपर ऑडिट होता है, एक लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट होता है। तो जो अनऑडिटेड रिजल्ट हम सबमिट करते हैं 3 क्वार्टर्स के, वो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के साथ रहते हैं, और जो फाइनल मार्च का करते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ रहते हैं। कंपनी चाहे तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट की जगह ऑडिटेड भी दे सकती है, लेकिन लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑडिटेड रिजल्ट्स आपका लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट तो देना ही पड़ता है। फिर 47 बोलता है कि आपको ये रिजल्ट 48 आवर्स में पब्लिश भी करने हैं। यस। तो 3 रेगुलेशन यहाँ पे लग गए, रेगुलेशन 30, रेगुलेशन 33 और 47। अब नीचे जाके रिजल्ट का फॉर्मेट क्या है एक बार उसको ग्लांस थ्रू कर लो, फिर उसके प्रोविजन देखते हैं। ठीक है, ये कवरिंग लेटर खत्म हो गया। ये लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट है जो सेबी का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से आ रहा है। Results. Standalone financial results for the quarter and 9 months ended. So and so. अब इसमें सिर्फ देखो कि कॉलम क्या क्या है। For 9 months ended December. देखो पहले रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर के, तो इसमें दिसंबर क्वार्टर है, दिसंबर से प्रीसीडिंग क्वार्टर है, और मतलब लास्ट ईयर दिसंबर है, दिस ईयर दिसंबर है, और दिसंबर से प्रीसीडिंग क्वार्टर 30 सितंबर है। और फिर ईयर टू डेट में अभी 9 मंथ है, तो सेम लॉजिक से 9 मंथ लास्ट ईयर और लास्ट में पूरे साल का। अच्छा, तो 6 कॉलम आपके आते हैं। जल्दी 6 कॉलम एक साइड पे देते हैं, इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, नहीं तो राइट साइड सारे कॉलम्स रहते हैं। हाँ, राइट साइड पे। ठीक है, अब इसमें आइटम्स क्या आ रही है ऊपर चलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस से, सेल और अदर ऑपरेटिंग इनकम, फिर अदर इनकम जो बिजनेस छोड़ के अदर इनकम हुई, उसको मिला के टोटल इनकम आ रही है। हाँ। एक आपने हिंदुस्तान लीवर ने 9 मंथ में 34,731 की टोटल इनकम कमाई है। Yes. जिसमें से बिजनेस की इनकम रफली 44,400 है। और इसको कमाने के लिए इसमें एक्सपेंसेस क्या किए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल यूज किया, कितना स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया,
इन्वेंट्री में Change चेंज in हुआ है, inventories. एक्सपेंसेस कितने हैं, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन कितना है, अदर एक्सपेंसेस में कोई भी एक्सपेंसेस 5% से ज्यादा है तो उसको ब्रेकअप करके दिखाना पड़ता है। उनका Okay. एब्सोल्यूट एक्सपेंसेस 5% से ज्यादा है तो वो दिखा रहे हैं, हाँ. अदर तो टोटल एक्सपेंस दिखा रहे हैं। तो टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस किया तो एक्सेप्शनल आइटम से पहले की इनकम आई तो 9,796 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया 9 मंथ में। Yes. उसके Exceptional बाद item. टैक्स दिया उसके ऊपर 2200 टैक्स दिया। Okay. 2000 deferred tax or profit for the period. फिर तो other comprehensive income. 74,700 करोड़ किया। अभी जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव है तो ये इंडेक्स जो आपके इंडेक्स है उसके हिसाब से है। तो अदर Okay. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के हिसाब से ऐसी आइटम जो क्लासीफाई नहीं होंगी प्रॉफिट एंड लॉस में और ऐसी आइटम जो क्लासीफाई होंगी इंडेक्स के हिसाब से, ये करने के बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है जो आपकी है 7423। Okay. ठीक है। अब आपकी पेड अप कैपिटल है 235 करोड़ और अर्निंग पर शेयर है 31 रुपए 54 पैसे। अभी लास्ट 9 मंथ में थी 2763। तो ये क्या दिखा रहा है कि कंपनी EPS. प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका हर शेयर हाँ. पे। पहले लास्ट टाइम 27 रुपए कमाई थी, अभी 31 रुपए कमा रही है। Okay. और लास्ट ईयर पूरे साल में 37 था, इस बार 9 मंथ में 31 हो गए। तो पूरे साल की ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब इन रिजल्ट के नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट लेते हैं। अब ये Segment wise. सेगमेंट क्योंकि इसमें अलग अलग सेगमेंट है, होम केयर, ब्यूटी केयर, फूड, रिफ्रेशमेंट एंड अदर्स। तो इन्होंने सेगमेंट वाइज सारी इनकम को बांटा है। Okay. सेम 6 कॉलम लेकिन सेगमेंट वाइज उस इनकम को बांटा। Segment wise bifurcation. उसके बाद Notes. जोड़ते हैं कि आपकी सेल कितनी बड़ी, प्रॉफिट टैक्स कितना बड़ा, जनरल उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो लास्ट 6 पॉइंट भी देखो जो स्टैंडर्ड है जो आते हैं कि ऑडिट कमेटी ने रिव्यू किया, बोर्ड ने अप्रूव किया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अनमोडिफाइड रिपोर्ट दी है और ये सब जो है 19 जनवरी की मीटिंग में अप्रूव हुआ है और ये इस साइट पे अवेलेबल, राइट। Yes. अभी आपको बनाया पर ऐसा ही क्यों बनाया, इसका आंसर है रेगुलेशन 33। Okay. यही फॉर्मेट क्यों लिया, 6 कॉलम क्यों लिए, ये हाँ, सब क्या 6 columns. ये ऐसे नोट्स क्यों डाले, तो रेगुलेशन 33 पे चलते हैं अभी। ठीक है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स सर ये नीचे नहीं देखना है और अच्छा ये बस कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड है जैसा ओके स्टैंड वैसे तो क्या कंसोलिडेटेड। करना था। अभी फाइनेंशियल रिजल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, रेगुलेशन पढ़ने लगेंगे तो बार बार रिजल्ट रिजल्ट रेफर करेगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके तो इसके लिए ठीक पहले हमने इसको देखा है। कि जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना। क्या, ओके लिमिटेड की रिपोर्ट, रिजल्ट स्टेटमेंट और उसके नीचे हाँ नोट्स। नोट्स ठीक है। तो जब भी कहेगा कि रेगुलेशन रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर दिस, तो हमको इसको बोलना है कि ये जो स्टेटमेंट है ऐसे बनेगी। चलो ठीक है। अब ये रेगुलेशन कंपनी लिमिटेड अगर उसको रिजल्ट्स बनाने हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। Regulation 33 Financial Results. While preparing financial results, the listed entity shall comply with the following. Number A. The financial results shall be prepared on the basis of accrual accounting policy and shall be in accordance with uniform accounting practices adopted for all the periods. ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट आप एक्यूरेट अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट मींस कि जो चीज एक्रू हुई है सिर्फ उसी को ही रिकॉग्नाइज करोगे, जो एक्रू नहीं हुआ है उसको आप नहीं करोगे। Okay. Then और the उसके बाद quarter. पूरे साल में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होनी चाहिए। Point number B. The quarterly and year-to-date results shall be prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Accounting Standard 25 or Indian Accounting Standard 31, AS 25, Ind AS 34, Interim Financial Reporting, as applicable, specified in Section 133 of the Companies Act 2013, read with relevant rules framed thereunder,
or as specified by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable. ठीक है, जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो AS 25 के हिसाब से, और जिनको इंडिया से एप्लीकेबल है वो इंडिया 34 के हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। Point number C. The standalone financial results and consolidated financial results shall be prepared as per generally accepted accounting principles in India, provided that in addition to the above, the listed entity may also submit the financial results as per the International Financial Reporting Standards notified by the International Accounting Standards Board. ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन इंडिया गैप के हिसाब से बने। ओके। और कंपनी को ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो IFRS के रिजल्ट भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो इन एडिशन है, वो गैप वाले तो आपको सबमिट करने ही है। ओके, इन एडिशन। ठीक है। पॉइंट नंबर D. The listed entity shall ensure that the limited review or audit report submitted to the stock exchanges on a quarterly or annual basis are to be given only by an auditor who has subjected himself or herself to the peer review process of the Institute of Chartered Accountants of India and holds a valid certificate issued by the peer review board of the Institute of Chartered Accountants of India. peer review क्या होता है? सर जैसे peer review unit होता है which एग्जाम जैसे peer मतलब colleagues हो गए। हाँ, colleagues हो गए। अगर एक CA फर्म है, उसके काम को दूसरी CA फर्म रिव्यू करे, अच्छा, peer review फर्म हाँ, तो इनका बोलना है कि जो भी लिमिटेड रिपोर्ट या रिपोर्ट दे रहा है वो केवल वही फर्म दे सकती है जिसने खुद को पीयर रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू गुजारा हुआ और उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है। अच्छा। तो जब भी हम किसी को अपॉइंट करते हैं लिस्टेड कंपनी में, तो पहले पीयर रिव्यू रिपोर्ट है कि नहीं वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। अच्छा, ठीक है। Point number E. The listed entity shall make the disclosure specified in Part A of Schedule 4. इनको रिजल्ट में जो पार्ट है शेड्यूल 4 में डिस्क्लोजर कहे हैं वो ठीक है। अभी पहले 5 को समराइज करो, फिर शेड्यूल 4। ठीक है। सो 33(1) में हमने पहले तो एक स्पेसिमेन जो कंपनी है जो अपने रिजल्ट्स पब्लिश करती है, हमने एक स्पेसिमेन देखा। बेसिस दैट हमने ये पढ़ा कि every company must follow an accrual accounting policy, accounting practices must be uniformly adopted. Measurement, the results have to be prepared as per AS 25 or Ind AS 31, Ind AS 34 as Section 133 of Companies Act 2013. फिर any standalone and consolidated financial results have to be prepared as per GAAP. In addition, the company also has an option to prepare results as per international financial reporting standards. Any limited review reports or audit reports as issued by the auditor must be given only by such auditors who hold a valid peer review certificate issued by Chartered Institute of Chartered Accountants of India. And then the disclosures have to be made by listed entity as per Part A of Schedule 4. So अभी Part A of Schedule 4 पे जाओ कि क्या डिस्क्लोजर देना है। हाँ। Regulation 33(1)(e). The listed entity shall disclose the following when preparing the financial results. Changes in accounting policies, if any, shall be disclosed in accordance with Accounting Standard 5 or Indian Accounting Standard 8 as applicable, specified in Section 133 of the Companies Act 2013, read with relevant rules framed thereunder, or by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable. तो खाली चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को हाईलाइट कर लो, ये आपको इंटीमेट करना है। अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है तो आपको इंटीमेट करना, उसमें डिस्क्लोज करना। ओके।
If the auditor has expressed any modified opinions in respect of audited financial results submitted or published under this para, the listed entity shall disclose such modified opinions and cumulative impact of the same on profit or loss, net worth, total assets, turnover, total income, earnings per share, total expenditure, total liabilities, or any other financial items which may be impacted due to modified opinions while publishing or submitting such results. ये बी जो है वो डील कर रहा है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। तो जो मार्च एंड पे जो आपका ऑडिटेड रिजल्ट रहते हैं उसमें अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दिया ऑडिटर ने कि भैया हमने इस पॉइंट के ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस कमेंट का आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे, नेटवर्थ पे, एसेट पे, टर्नओवर पे क्या इफेक्ट आएगा वो आपको रिजल्ट पब्लिश के साथ पे देना है। ओके, सेम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर, ये जो हम लोग को देना है ये बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स देना है, बराबर? स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन आता है, उसमें आता है। अच्छा ठीक है। If the auditor has expressed any modified opinions, the management of the listed entity has the option to explain its views on the audit qualifications, and the same shall be included in the statement on impact of audit qualifications for audit report with modified opinions. ठीक है, तो ये ऑडिटर ने लिख दिया कि ये क्वालिफिकेशन है मेरी, तो मैनेजमेंट को राइट है कि वो उसके ऊपर अपना व्यूज दे सकते हैं। और जो स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन जो ईयरली जाती है, अगर कोई क्वालिफिकेशन हो तो उसके अंदर ही आप अपना व्यू दे सकती है मैनेजमेंट। ओके ठीक है। With respect to audit qualifications, where the impact of the qualification is not quantifiable, the management shall mandatorily make an estimate which the auditor shall review and report accordingly. Notwithstanding the above, the management may be permitted to not provide estimate on matters like going concerns or subsidized matters, in which case the management shall provide the reasons and the auditor shall review the same and report accordingly. अब इसमें क्या है कि अभी ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दी जो मॉनेटरी टर्म्स में आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो भी मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि आप मैंडेटरी उसको एस्टिमेट करोगे। तो ऑडिटर रिव्यू करेगा और रिपोर्ट करेगा। ओके। एक्सेप्ट फॉर ऐसे मैटर जो गोइंग कंसर्न के नोट है या सबजुडिस मैटर है, वहां पे आपको एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब ये सब जो है बी, बीबी, ए और बीबी, ये साल के एंड में उस ऑडिट रिपोर्ट पे लगते हैं जहाँ पे ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन डाली है, तो उस क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट आपको स्टेटमेंट में देना पड़ता है। अच्छा। तो अगर आप समराइज करो इन तीनों पॉइंट को, तो पहले मैं बोल रहा कि जब भी कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट लॉस, टर्नओवर और अदर पैरामीटर पे क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट में। हाँ, ये क्वांटिफिएबल है। ठीक है, उसके बाद आपको राइट है कि आप अपना व्यू भी दे सकते हो उस मॉडिफाइड ओपिनियन। हाँ, यस। फिर जहाँ पे क्वांटिफाइबल नहीं है वहाँ पे भी आप एक मैनेजमेंट एस्टिमेट करेगी और ऑडिटर रिव्यू करके रिपोर्ट करेगा। और जो सबजुडिस मैटर है, जो अंडर लिटिगेशन है या फिर जो गोइंग कंसर्न पे मैटर है, उस पे आप चाहो तो आप एस्टिमेट नहीं करो, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, and provide the reasons. तो ये क्या होगा, जब ये हो जाएगा ना, तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको उसमें से दिख जाएंगे। ठीक है, और ये एनुअली पूरा ये शेड्यूल 4 जो है वो एनुअल बेसिस पे है ना? ये पहले वाला नहीं है ना, ये खाली बी है जो एनुअली है। अच्छा ठीक है। पॉइंट बी जहाँ पे भी ऑडिटिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एनुअल के लिए बात हो रही है और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट वाले क्वार्टरली चल रहे हैं। ठीक है। results. Point number C. If the auditor has expressed any modified opinion or other reservations in his or her audit report or limited review report in respect of the financial results of any previous financial year or quarter which has an impact on the profit or loss of the reportable period, the listed entity shall include as a note to the financial results how the modified opinions or other reservation has been resolved,
or if the same has not been resolved, the reason thereof and the steps which the listed entity intends to take in the matter. अगर किसी ऑडिटर ने ये कह दिया कि आपके पिछले साल के रिजल्ट में एक आइटम के ऊपर उनको कंसर्न है, हाँ, जिसका करंट ईयर के प्रॉफिट पे पड़ना है, तो आपको ये बताना है अपने नोट्स में कि आपने उस कंसर्न को कैसे रिजोल्व किया, और अगर आपने रिजोल्व नहीं किया तो उसका रीजन क्या और आप उसको कैसे रिजोल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये नोट्स में आ जाएगा. अच्छा, पार्ट ऑफ द नोट्स. अभी हमने देखा है दो पार्ट, ऊपर स्टेटमेंट थी, नीचे नोट्स, तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो नोट्स में लिखा जाएगा. ठीक है. Point number D. If the listed entity has changed its name, suggesting any new line of business, it shall disclose the net sales or income, expenditure, and net profit or loss after tax figures pertaining to the said new line of business separately in the financial results, and shall continue to make such disclosures for the 3 years succeeding the date of change in name, provided that the tax expense shall be allocated between the said new line of business and other business of the listed entity in the ratio of the respective figures of net profit before tax, subject to any exemption, deduction, or concession available under the tax laws. ये इवेंट बेस्ड है. एक ऐसी कंपनी जिसने अपना नाम चेंज किया रिसेंटली, उसको 3 साल तक अपना नई लाइन ऑफ बिजनेस का इनकम अलग दिखानी है, और उसका जो टैक्स वो नई लाइन और पुरानी लाइन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की रेशियो में बटेगा. तो ये केवल उसी कंपनी के लिए जिसने अपना नाम चेंज किया, तो रूटीन में नहीं है. और 3 इयर्स तक ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. रूटीन में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना. ठीक है. If the listed entity had not commenced commercial production or commercial operations during the reportable period, the listed entity shall, instead of submitting financial results, disclose the following details. Details of amount raised, that is, proceeds of any issue of shares or debentures made by the listed entity, portions thereof which is utilized and that remaining unutilized, details of investment made pending utilization, brief description of the project which is pending completion, status of the project, and expected date of commencement of commercial production or commercial operations. Provided that details mentioned above shall be approved by the board of directors based on certification by the chief executive officer and chief financial officer. ये किन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? जो भी आईपीओ लेके आई, नया प्रोजेक्ट लगाने वाली, पर इनके प्रोजेक्ट को लगने 3-4 साल लगेंगे. जब तक प्रोजेक्ट नहीं लग रहा तब तक सेल्स तो होगी नहीं, तो उनको क्या दिखाना है, कितना पैसा रेज किया, कितना यूज किया, क्या इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, तो ये डिटेल देनी बेस्ड ऑन सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट. तो ये भी इवेंट बेस्ड इन कंपनियों का. तो अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उन कंपनियों के लिए जो भी नए प्रोजेक्ट. So for new projects. IPO is complete. Okay. All items of income and expenditure arising out of transactions of exceptional nature shall be disclosed. कोई भी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन हुई, सपोज आपको विंडफॉल गेन, तो आपको डिस्क्लोज करना अलग से. हाँ, जैसे यूनिलीवर में था ना एक्सेप्शनल आइटम्स. Extraordinary items, if applicable, shall be disclosed in accordance with Accounting Standard 5, AS5, net profit or loss for the period, prior period items, and changes in accounting policies or companies' accounting standard rules 2006, whichever is applicable. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से या रूल्स से उसके हिसाब से डिस्क्लोज करनी है. तो आप मेन उसमें मर्ज नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अलग दिखाने हैं. हाँ. The listed entity whose revenues are subject to material seasonal variations shall disclose the seasonal nature of their activities, and the listed entity may supplement the financial results with information for the 12-month period ending on the last day of the quarter for the current and preceding years on a rolling basis. अब कई कंपनियां जो हैं वो सीजनल बेसिस होती हैं, लाइक शुगर कंपनियां 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद होती हैं. तो उनकी जो पर सेल्स है वो 6 महीने में ज्यादा दिखेगी, 6 में कम दिखेगी, तो रोलिंग बेसिस पे दिखा सकते हैं कंपैरेटिव. Okay. The listed entity
shall disclose any event or अब ये transaction ध्यान which दो, ये occurred. जो खेल है, कोई भी अगर ऐसी इवेंट हुई जब भी आप रिजल्ट बना रहे हो तो ये टेबल को हाँ ध्यान रखना। अगर कोई क्वार्टर में कोई भी ऐसी चीज हुई है तो आपको हाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। okay. The listed entity shall disclose any event or transaction which occurred during or before the quarter that is material to an understanding of the results for the quarter, including but not limited to completion of expansion and diversification programs, strikes and lockouts, change in management, change in capital structure, and the listed entity shall also discuss similar material events or transactions that take place subsequent to the end of the quarter. ये मार्च तक का रिजल्ट है सपोज क्वार्टर का, लेकिन हाँ क्वार्टर के हाँ बाद क्वार्टर पहले कुछ हुआ है जिसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स के ऊपर है, हाँ तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। लाइक अभी कंपनी ने आपने अभी 500 करोड़ रुपए क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उससे अगले हाँ बार ही आपको क्वार्टर खत्म होते रेट पड़ गई और 600 करोड़ की डिमांड आई है, तो अब ये नहीं कह सकते कि डिमांड तो अगले क्वार्टर की है, मैं अगले क्वार्टर में डिस्क्लोज करूंगी। आपको बाय वे ऑफ अच्छा नोट दिखा अगर कुछ मटेरियल हुआ है तो, ओके। इवन इफ इट इज सब्सिक्वेंट टू एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर। तो अगर सपोज मार्च के बाद अप्रैल में कुछ इवेंट होने वाला है तो आफ्टर हुआ है, डिस्क्लोज इट इन मार्च पता नहीं ओनली। अब ये कैसे होता है, अब मार्च के रिजल्ट आप मई तक दोगे, सो अप्रैल से हाँ मई के बीच में ऐसा कुछ हुआ जो मटेरियल है जिसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अच्छा तो वो आपको डिस्क्लोज करना। ठीक है। एग्जांपल उसमें दिए आपको, चेंज इन मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर। Okay. Listed entity shall disclose the following in respect of dividends paid or recommended for the year, including interim dividends. Amount of dividend distributed or proposed for distribution per share. Amount in respect of different classes of shares shall be distinguished, and the nominal value of shares shall also be indicated. Where dividend is paid or proposed to be paid pro rata for shares allotted during the year, the date of allotment and number of shares allotted pro rata amount of dividend per share, and the aggregate amount of dividend paid or proposed to be paid on pro rata basis. अब ये क्लॉज किसके लिए एप्लीकेबल है? जो कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं या पे किया है उन्होंने, तो अगर उन्होंने कोई भी डिविडेंड रिकमेंड किया है या इंटरिम डिविडेंड किया है तो आपको डिविडेंड की डिटेल आपको नोट्स में देनी है। ओके। वो प्रो राटा है कि टोटल है, वो आपको जिस तरह से लिखा है वैसे आपको देना है, लेकिन ये किन के लिए एप्लीकेबल है? जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है करने वाले। ठीक है। The listed entity shall disclose the effect on the financial results of material changes in the composition of the listed entity, if any, including but not limited to business combinations, acquisitions or disposal of subsidiaries, and long-term investments, any other form of restructuring and discontinuing of operations. ठीक है, तो आपके कोई भी मटेरियल चेंज हुआ है आपकी कंपोजिशन में, कोई नया बिजनेस कॉम्बिनेशन, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन हुआ है, तो आपको डिस्क्लोज। ओके। Listed entity shall ensure that segment reporting is done in accordance with AS 17 or Indian Accounting Standard 108 as applicable, specified in Section 133 of the Companies Act 2013, read with relevant rules framed thereunder, or by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable. अगर कंपनी मल्टीपल सेगमेंट में डील कर रही है, तो जैसे भी आपने यूनिलीवर का देखा था, सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स दिए थे, होम तो केयर, ब्यूटी केयर। ठीक है। तो ये शेड्यूल जो आपने देखी, ये थी कंपल्सरी आइटम्स व्हिच आर टू बी डिस्क्लोज व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अगर आपका इसमें कुछ भी ट्रिगर होता है तो आपको रिजल्ट में इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, कंपल्सरी आइटम्स डिस्क्लोजर नहीं रिजल्ट, तो ये ऑप्शनल नहीं है, हर जगह शेयर लिखा हुआ है। पब्लिशिंग। मैनेजमेंट अगर आपसे पूछते कि भैया हमने फंड रेजिंग किए, दिखाए कि नहीं दिखाए, तो आपको यहाँ से देख के आंसर देना है। अगर कोई चीज यहाँ पूछती है तभी आपको दिखानी है, अदरवाइज ऑप्शन है। तो ये ऐसा कुछ चीजें ऐसी है जो फॉर्म, जैसे स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन का फॉर्म, और कुछ चीजें ऐसी है जो बाय वे ऑफ नोट्स डिस्क्लोज करनी है। नोट्स में डिस्क्लोज। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद अपन ब्रेक हैं, 15 मिनट बाद मिलेंगे 3:15 बजे और आगे। ठीक है।